हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है NCERT का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। हम लोग इनिशियल स्टेज पे क्या करें, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें 9th और 10th का साइमल्टेनियस हम लोग करने वाले हैं 9th और 10th का। इसको एक लेवल तक पहुंचाने के बाद हम लोग 11th 12th का सब्जेक्ट करेंगे। और शुरुआत में हम लोग कौन से सब्जेक्ट को फोकस करें, दो सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा फोकस करें। वो कौन सा दो सब्जेक्ट है, साइंस वाला पोर्शन और SST वाला पोर्शन। जैसे साइंस वाले में तीनों सब्जेक्ट आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। SST वाले में तीनों सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा हम सोशियोलॉजी को भी इंक्लूड करने वाले हैं और भी सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे, लेकिन अभी इनिशियल प्लान हमारा इतना ही है। तो चलिए 9th का ये वाला वीडियो देखिए और इसमें बताइए कि क्या क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आप चाहते हो कि इसमें मैं और अपडेट करूं। अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि हम लोग 9th और 10th का एक एक लेक्चर पब्लिक करें ताकि अपना फीडबैक दो। आप लोग डेमो की तरह इसको मानो और इसमें जो भी आपका फीडबैक देने का मन होगा वो देना। और हम लोग कैसे कर रहे हैं, 3 स्टेप प्रोसेस है NCERT में मास्टर करने का। पहला स्टेप है कि आप एक एक चीज़ टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, आप करो। सेकेंड स्टेज क्या है कि जो भी टॉपिक हम किए उससे MCQ करो, वो मैं करवाऊँगा। थर्ड स्टेज क्या है कि आप लोग आंसर राइटिंग करो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखने का कोशिश करो। कौन से, जैसे एक चैप्टर हमने कराया उसी से रिलेटेड MCQ, उसी का क्वेश्चन आंसर। तो ये हम लोग कराने वाले हैं और ये 3 स्टेज है। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जानना है, तो या तो आप पीछे का एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो वीडियो मैंने बताया था, या आई बटन में भी, और या तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूरा पता कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th में टोटल 15 चैप्टर है साइंस में। 15 चैप्टर में पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो मैटर का मतलब ही होता है पदार्थ। कोई भी पदार्थ होगा तो क्या करेगा, या तो कुछ जगह लेगा यानी कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, या कुछ मास होगा। तो यानी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि उसके पास क्या होगा, मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। तो देखो ऐसा यूनिट मास का क्या होता है हमें पता है, मास का होता है किलोग्राम। उसके बाद वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक घर है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो घर का लंबाई मीटर, चौड़ाई मीटर और ऊंचाई मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब। क्लियर। तो दोनों का ऐसा यूनिट भी आपको याद होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट भी पूछ देगा। ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, किलोग्राम, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम को ज़्यादातर जो हम लोग आम तौर की भाषा पे जो कॉमन यूनिट है वो मेजर करने का, वो है लीटर। ये हम सबको पता है लीटर। तो लीटर और मीटर में क्या कोई रिलेशन होता है, हाँ। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, या एक और 1 लीटर इक्वल टू जैसे 1000 मिलीलीटर होता है ना, 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीनों और इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना। उसके अलावा ऐसा बोला जाता है, हमारी भारतीय जो फिलॉसफी है उसमें बोला जाता है कि कोई भी चीज़, कोई भी मैटर सिर्फ 5 चीज़ों से मिलकर बना है। इसको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व। जिसको हम लोग बोलते हैं एयर, जैसे उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीर, यानी उसी को बोलते हैं एयर, अर्थ, फायर आग, स्काई आसमान, और वाटर। ये पांचों चीज़, सब कोई भी मैटर आप ले लो, इसी 5 चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है ना। लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जो आजकल जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, वो 2 बेसिस पे करते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि भाई दिखता कैसा है, उसका आकार किस टाइप से है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि मतलब कैसे रिएक्ट करता है, ये बात हम देखते हैं। जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, तो जो मैटर है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल होता नहीं कि इवन आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं। क्लियर। अब देखो
पार्टिकल ये हम आगे देखेंगे कि सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब चिपके रहते हैं, लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में और दूर हो जाते हैं। अब जो पार्टिकल का कैरेक्टर होता है, जो पार्टिकल जो मैटर में पार्टिकल मिले उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये पार्टिकल जो है ना, दो पार्टिकल के बीच कुछ स्पेस होता है, दो पार्टिकल के बीच कुछ स्पेस होता है और पार्टिकल ऐसे रुके नहीं रहते हैं, पार्टिकल बार बार चलते रहते हैं। और हमें पता है कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो यानी उसमें वेलोसिटी आए, ऑब्वियसली उसका मास कुछ होता होगा, तो कौन सा एनर्जी लग जाता है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई भी बॉडी जिसमें थोड़ा मास है और वो अगर गति में आ गए तो उसमें अपने आप काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा तो कब, कैसे, मास तो कांस्टेंट होता है किसी पार्टिकल का, कैसे बढ़ेगा, मास तो कांस्टेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वेलोसिटी बढ़ाना है। तो वेलोसिटी बढ़ेगा कैसे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया इस मैटर का, जैसे आयरन को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आयरन के जो पार्टिकल होते हैं बहुत तेज़ी से इधर उधर चलने लगते हैं। क्यों, क्योंकि आयरन को एक तरफ से आप गर्म करो, दूसरे साइड में आपको गर्मी फील हो जाएगी ना, दूसरे छोर पे। यही कारण होता है, क्योंकि जैसे ही गर्म किया उसका पार्टिकल तेज़ी से इधर उधर चलने लगा गया ना, और उससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। उसके अलावा जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, अटैच भी होते हैं एक दूसरे को, और ये सॉलिड में कुछ ज़्यादा ही अटैच होते हैं, लिक्विड में कुछ दूर होते हैं, गैस में और दूर होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े करीब करीब होते हैं, काफ़ी करीब करीब होते हैं, और जब पार्टिकल करीब होगा तो उसका शेप भी फिक्स होगा। ऐसे थोड़ी आप कुर्सी के शेप थोड़ी आप बदलते हैं, देखते होइएगा। वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और सॉलिड का क्या होता है कि उसकी टेंडेंसी होता है कि अपना शेप मेंटेन करके रखे। आप जो सॉलिड होगा ऐसा नहीं कि आपके दबाने से बिल्कुल कुर्सी दब जाएगा, मतलब वो कोशिश करता है कि वो अपना शेप को मेंटेन करके रखे। तो देख रहे हो पार्टिकल काफ़ी करीब करीब है, और इसीलिए हम, क्योंकि पार्टिकल काफ़ी करीब है, अपने शेप को मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं रिजिड शेप है उसका। लिक्विड शेप की बात करें, जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे एक बाल्टी का पानी है, उसको आप किसी ऐसे बर्तन में रखोगे थोड़ा चौड़ा है, तो इसका शेप देखो, पहले ऐसा शेप था पानी का, अब शेप ऐसे हो जाएगा। तो शेप देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज होगा भाई। 5 लीटर पानी तो 5 लीटर पानी है, क्लियर है ना, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, क्लियर। तो इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, शेप देख रहे हो कैसा फिक्स नहीं हो रहा है, तो शेप नहीं फिक्स होता, इसके लिए हम बोलते हैं फ्लूइड है। हम ऐसे बोलते हैं लिक्विड स्टेट को फ्लूइड स्टेट में है। क्यों, क्योंकि भाई शेप नहीं फिक्स है। अभी तक आपका ऐसा शेप था वो लिक्विड का, अभी शेप ऐसा हो गया। वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि 5 लीटर पानी तो 5 ही होगा, चाहे इसमें जाए या इसमें जाए। और रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिलना। जैसे मान लो आप पानी में कुछ ऐसा रखते हो, जैसे एक वाटर है उसमें एक रंग की पुड़िया रखते हो, पूरे में मिल जाएगा कि नहीं, यानी क्या हो रहा है, पार्टिकल, पानी का पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का, ठीक है ना। क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे फ्रीली मूव करता है। क्यों मूव करता है, क्योंकि स्पेस होता है पार्टिकल के बीच, तो आराम से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। गैसियस स्टेट का नहीं फिक्स्ड शेप होता है, ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा हमने बता दिया, सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैस का, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो इतने में टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों होता है, और यहाँ पे जो होती है पार्टिकल मूव करती है जल्दी से जल्दी। तो हमने देखा कि इस पार्टिकल की गति सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। आराम से देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या मैटर का जो हमने एक बारी देख लिया स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो क्या अपना स्टेट ये चेंज करता भी है, नहीं? तो हाँ, अपना स्टेट, जो मैटर अपना स्टेट, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, अपना स्टेट चेंज करता है। चेंज करता है 2 चीज़ों के मदद से। पहला, अगर उस पर टेम्परेचर का इम्पैक्ट हो तब, या उस पर प्रेशर का इम्पैक्ट हो तब। तो 2 अलग अलग टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के इम्पैक्ट पे कैसे मैटर का स्टेट चेंज होता है,
प्रेशर के इम्पैक्ट पे कैसे मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है, किस रूप में है अभी वो बदल जाता है। तो पहले देख लेते हैं टेम्परेचर वाला। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड अगर कोई सॉलिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब, कहने का मतलब क्या, उसका पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो कोई सॉलिड अगर काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा उसको पिघलाने के लिए। जैसे आयरन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा पिघलाने के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स। तो सॉलिड तो अलग अलग टाइप का होगा, आयरन का अलग होगा, आइस का अलग होगा। तो किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना शुरू करके वो लिक्विड में बदल जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आपने देख लिया वो टेम्परेचर। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई एनर्जी कितना लगा इस आइस, मान लो कोई चीज़ आइस है या आयरन है, इसको मेल्ट करने में कितना एनर्जी लगा। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वही करता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना, बिखारना। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी लगेगा ताकि 1 किलो जो सॉलिड है ना उसको लिक्विड में बदल सके। कितना एनर्जी लगेगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना एनर्जी चाहिए ताकि 1 केजी जो सॉलिड है उसको लिक्विड में बदल सके। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अभी हमने देखा कि सॉलिड तो लिक्विड में बदल गया, भाई लिक्विड को गैस में भी तो बदलना है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट कर देता है बॉयल करना, ठीक है ना। एट एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर पे अगर किस टेम्परेचर पे वो बॉयल करना शुरू कर देता है लिक्विड, किस में? गैस में। गैस में ऑब्वियसली बॉयल करेगा तो गैस में ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं। अब देखो, जिस तरह हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिस्कस किया ना, वेपराइजेशन इतना ही है, मतलब कितना हीट लगेगा आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में, यही होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, और टेम्परेचर तो हमने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको एनर्जी कितना लगा वो फ्यूजन होता है और वेपराइजेशन होता है। सेकेंड एक टॉपिक है सब्लिमेशन। अगर यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है फिर गैस में, लेकिन अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। और अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या होता है? एसआई यूनिट केल्विन। और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस ये होता है 273.15 केल्विन के बारे में। देखो 3 यूनिट हमने ज़रूर सुना होगा, एक हो डिग्री सी, डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री केल्विन नहीं बोलना, केल्विन सीधा है, सिंपल। तो डिग्री के सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और एक और फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट, यहाँ से हम C और K के बीच रिलेशन कर लिए। फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5C+32, ये भी आप याद रखना। अब प्रेशर के बदलाव होने से स्टेट में क्या चेंज आते हैं? देखो पहला एक प्रोसेस होता है एवापोरेशन। आपने देखा होगा कि लिक्विड है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे। अभी तक तो देखा कि पिछले केस में कि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचना चाहिए, इसमें क्या होता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे जो लिक्विड का स्टेट होता है चेंज होकर बदल जाता है वेपर में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन होता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन किस किस चीज़ से बदलते हैं? तो सरफेस एरिया से ऑब्वियसली। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सूखा जगह होता है, जो रेगिस्तान होता है, वहाँ पे जो पत्ते होते हैं, पत्ते लीव्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन में। क्यों स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्योंकि पत्तों का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना वहाँ से पानी एवापोरेट हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए वहाँ के प्लांट अपने में बदलाव कर लेते हैं और लीव्स जो पत्ते होते हैं वो स्पाइन में यानी नुकीले में कन्वर्ट हो जाते हैं।
एन इंक्रीज, ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो भी इवापोरेशन ज़्यादा होगा। और इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो इवापोरेशन के कई सारे फैक्टर है, किस किस चीज़ पे इवापोरेशन डिपेंड करता है, ये तीनों चीज़ है। ठीक है, अब हमने एक फ़ोटो देख लेते हैं। जैसे मान लो सॉलिड स्टेट है, कोई लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। सॉलिड स्टेट को यहाँ पे सॉलिड स्टेट को अगर हीट करो, यानी आप हीट दो तो क्या होगा, लिक्विड में बदलेगा। लिक्विड को आप हीट दो तो क्या होगा, गैसेस में बदलेगा। अगर गैस को कूल करो, कूल, तो लिक्विड में बदले, लिक्विड को कूल करो तो ये बनेगा सॉलिड में। एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर है, वो भी आप कर लीजिए कि वो रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस। देखिए, सॉलिड से जो लिक्विड बदला उसको बोलते हैं फ्यूजन, हमने किया है भी। लिक्विड से गैस बनने को वेपराइजेशन, उसके बाद लिक्विड से सॉलिड बनने को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस तो देख लिया, अब गैस से लिक्विड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक, ये बात याद रखिए। इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। उसके अलावा 3 स्टेट तो हो गया, 2 और स्टेट होता है। एक को बोलते हैं प्लाज्मा, ये ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, अगर आप बोलोगे तो मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। और 5th है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर, ये 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये सारा वीडियो हो गया। इसका एक्सरसाइज भी हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी से ज्वाइन करना, क्योंकि ये साथ के साथ आप लोग करते रहेंगे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक एक चैप्टर हम लोग इसका पब्लिक करने वाले और डेमो वीडियो के रूप में। बाकी आप लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से, और बहुत कम फी है शुरुआत में। चलिए मिलते हैं फिर, और एक वीडियो देख लेना जिसमें हमने फ़ीस के बारे में बताया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो या फ़ीस को बारे में जानना है तो इस नंबर पे मैसेज करना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।